Hello guys, welcome to my channel learning platform investment for your future. So guys, लास्ट वीडियो में हमने आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को समझने का प्रयास किया था। तो आज हम इसी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 को कम शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम एक तरह से बेसिक हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, इसलिए आप इस सीरीज़ की अन्य वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आपका इतिहास का ज्ञान बेसिक लेवल से ही क्लियर हो जाए। आज की क्लास का डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, जिसमें हम चैप्टर 2 यानी आरंभिक मानव की खोज में को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम शुरुआती मानव जीवन की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि उस समय मुख्यतः दो ही श्रेणियां विद्यमान थी। पहला आखेटक, जो कि शिकारी थे। दूसरे खाद्य संग्राहक, जो कि जंगलों से भोजन से संबंधित सामग्री इकट्ठा किया करते थे। इनको दो श्रेणियों में बांटने का जो आधार है वो केवल एक था कि ये भोजन कैसे जुटाते थे। अब जब भोजन ये जुटाते थे उसकी जानकारी इस प्रकार है। जंगली जानवर, मछलियाँ, चिड़िया, फल मूल, दाना, पौधे पत्तियाँ, अंडे आदि। यानी इसमें पशु, पक्षी और पौधे लगभग सभी खाद्य पदार्थ शामिल थे। अब अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भोजन ढूंढने के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पर ये लोग एक जगह स्थायी रूप से रहकर भी तो भोजन जुटा सकते थे, पर ऐसा नहीं था। ऐसा करने के कुछ अहम कारण थे जो इस प्रकार हैं। एक जगह संसाधन खत्म होने पर ये दूसरी जगह प्रवास कर जाते थे। शिकार के पीछे पीछे ये लोग प्रवास कर जाते थे। मौसम के अनुसार भी ये लोग प्रवास करते थे और पानी की खोज में भी ये लोग इधर से उधर घूमा करते थे। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारी सोच शुरुआती मानव के बारे में काफ़ी हद तक एक समान है, परंतु पुराने इतिहास की जानकारी हम पुख्ता कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस समय का कोई वीडियो या अनुभवी व्यक्ति तो उपलब्ध नहीं है। अब इसका जवाब हमारे अध्याय 1 में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी जानकारियों के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों, अभिलेख, सिक्के, लेखन आदि पर निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए आरंभिक मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं और निर्माण क्षेत्र और वहाँ से मिली चीज़ों के अवशेषों से पुरातात्विद एक निचोड़ निकालकर हमें उस समय की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पुरातत्वविदों को इन अवशेषों में क्या क्या मिला और इनका क्या क्या प्रयोग था। जैसे कि पहला है पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार, जो फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए और पशुओं की खाल उतारने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। दूसरा है हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे से बने भाले और बाण जैसे हथियार, जिससे शिकार करना और भी आसान हो गया। अब कुछ औजार ऐसे थे जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ लकड़ी ऐसी थी जिनसे औजार बनाए जाते या खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में या झोपड़ी में छप्पर तथा बांस आदि लगाने में भी इनको इस्तेमाल में लाया जाता था। वैसे तो ये आखेटक और खाद्य संग्राहक समस्त उपमहाद्वीप में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे, परंतु मुख्यतः इनसे संबंधित जो अवशेष मिले हैं वो भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल गुफाओं में मिले हैं, जिन्हें मैप में भी रेखांकित किया गया है। अब क्योंकि ये लोग कुछ समय के लिए गुफा या किसी अन्य स्थान में निवास करते थे, वहाँ उन्होंने अपनी दिनचर्या से प्रेरणा लेकर शैल चित्रकला को बढ़ावा दिया था। जहाँ शैल का अर्थ है दीवार, ये चित्र दीवारों पर उकेरे जाते थे, जो कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिली हैं। इनकी चित्रकला का जो विषय होता था वो मुख्यतः जंगली जानवर या उनसे शिकार करने संबंधी जो विवरण होता है वो होता था, क्योंकि वे दिन भर इसी प्रक्रिया में लगे रहते थे। अब दोस्तों बात करते हैं पुरा स्थल की। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ को समझा जाए तो पुरा का अर्थ है पुराना, स्थल का अर्थ होता है स्थान, जहाँ से बर्तन
औजार और इमारत जैसे प्रमाण मिले हैं, जो कि अवशेष कहलाते हैं, अर्थात बचे हुए प्रमाण, जो जमीन के ऊपर, अंदर, समुद्र और नदी के तल में मिलते हैं, जिनकी मदद से हम पुरानी व्यवस्थाओं तथा काल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगली हेडिंग है आग की खोज, जिसके प्रमाण के रूप में हमें कुरनूल गुफा, जो हमने पीछे मैप में भी बताया था, में राख के अवशेष अर्थात आग का अहम सबूत मिला है। अब सोचने वाली बात यह है कि आग का प्रयोग क्यों किया जाता था। तो इसके मुख्यतः 3 कारण हैं: प्रकाश हेतु, मांस पकाने हेतु, जानवरों को भगाने हेतु। वर्तमान में भी हम लगभग इन्हीं आवश्यकताओं के कारण आग को इस्तेमाल में लाते हैं, पर तकनीक के आने से हम आग के प्रयोग में नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। अब आते हैं नाम और तिथियों पे, जिसके बिना इतिहास को समझा ही नहीं जा सकता। किसी भी समय काल का नाम और उसकी तिथि दोनों ही उसकी आत्मा के समान है, क्योंकि हर काल का अपना अलग नाम होता है। उससे हम उस काल के इतिहास का उल्लेख भी आसानी से कर सकते हैं, जो कि पुरातत्वविदों द्वारा खोजबीन के आधार पर अनुमानित होता है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर पाषाण काल के 3 भागों का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, जिसके अनुसार पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले तक रहा, मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले तक रहा और नव पाषाण काल 10,000 साल पूर्व से इसकी शुरुआत हो रही है। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, यानी कि बदलती जलवायु। अब इस काल में जो सबसे अहम पड़ाव, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, आता है, वो है बदलती जलवायु, जो लगभग 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ने से शुरू हुई। इसके कारण तेजी से घास के मैदान का विस्तार हुआ और जो जानवर घास पर निर्भर थे, उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा था। इसके कारण शिकारी जानवरों का पीछा करते करते इनके बारे में और पौधों के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाने लगे, जिसके 2 कारण माने जाते हैं: भोजन मिलने के लिए और पशुपालन करने के लिए। इसके साथ साथ मछली भी खाने का अहम स्रोत बन गई। क्योंकि हम यहाँ टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप खेती और पशुपालन 2 मुख्य जीवन शैली का भी उदय हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप गेहूं, जौ और धान आदि उगना शुरू हुआ। इन्हें परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इकट्ठा किया जाता था। इस तरह से लोग धीरे धीरे पौधों की श्रेणी और जानवरों की प्रजाति के बारे में जानने लगे और अंततः खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई। ये लोगों ने पशुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारे आदि की भी व्यवस्था शुरू कर दी और सबसे प्रथम पालतू पशु कुत्ते का जंगली पूर्वज रहा था। बाद में भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों को भी उनकी क्षमता के आधार पर पालतू पशु बना लिया गया। अब मनुष्य ने एक जानवर नहीं बल्कि झुंड के झुंड पशु रखने का काम शुरू किया। उसके लिए उसने चारागाह जैसे स्थान भी खोजे, क्योंकि मनुष्य पालतू पशुओं की जंगली पशुओं से रक्षा करते थे, तो उन्हें पशुपालक के नाम से भी पुकारा जाने लगा। अब यदि मनुष्य को खेती करनी है तो वह खेतों के पास रहना ही पसंद करेगा। इसी कारण से बसने की प्रक्रिया की ओर मनुष्य का संक्रमण होता चला गया, यानी एक फेज से दूसरे फेज में प्रवेश, जहाँ स्थायी जीवन का कंसेप्ट आ गया था, जहाँ मनुष्य ने पौधों के चयन के लिए कुछ मानदंड अपनाने शुरू किए, जैसे कि बड़े दाने वाले अनाज, मजबूत डंठल वाले जड़ें जो ज़्यादा गेहूं के भार को संभाल सकें और बीजों को अगली फसल के लिए संभाल कर रखना। इसी प्रकार जानवर के चयन के लिए भी कुछ मानदंड विकसित हुए, जैसे कि जो जानवर रखेंगे वो बीमार होने की जो आशंका है उनकी वो कम होनी चाहिए, वे जानवर अहिंसक होने चाहिए और उनके दांत और सींग जो हैं वो छोटे होने चाहिए। अब आते हैं बसने की प्रक्रिया है क्या। बसने की प्रक्रिया लगभग उसी समय की है जब जलवायु में बदलाव आ रहा था,
यानी कि 12,000 साल पहले। उस समय पे प्राचीन जो फसलें थीं, गेहूं और जौ उगाने की शुरुआत हुई और प्रारंभिक पालतू जानवर कुत्ता था और बाद में भेड़ और बकरी। क्योंकि सब कृषि की जीवन शैली लोगों को अपनानी थी, जिसमें ज़मीन को खेती लायक बनाने से लेकर बीज बोने तक, सिंचाई करने से लेकर फसल काटने तक की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया थी और इसे पूरा करने के लिए लोगों को लंबे समय तक एक जगह बस कर भी रहना पड़ता था। उसके साथ ही फसल के भंडारण यानी कि स्टोरेज को भी पुख्ता करना पड़ता था, जिसके लिए शुरुआती स्तर पर कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरी को बुना गया, जमीन में गड्ढे किए गए। अगला प्रश्न यह उठता है कि एक जटिल प्रक्रिया से गुजरकर लंबे समय तक एक जगह रहकर और उसके भंडारण को भी सुनिश्चित कर जो अनाज मिलता था उसको लोग इस्तेमाल में किन किन कारणों से लाते थे, जो कि इस प्रकार है। बीज के रूप में, जो कि अगली फसल के बोने में काम आएगा। भोजन के रूप में, भेंट यानी कि उपहार के रूप में देते थे किसी को। और भंडारण के लिए, जो अगले साल आपके काम आ सकता है। अब जानवर जिसे चारे का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित किया जाता था, वे एक प्रकार के चलते फिरते खाद्य भंडार ही थे, क्योंकि इनमें मांस और दूध दोनों की प्राप्ति होती थी और एक संसाधन के रूप में इनके प्रजनन के फलस्वरूप इनकी संख्या तेजी से बढ़ती रहती थी, जो मनुष्य के आगामी खाद्य भंडार थे। गाइस अब इस मैप पर नज़र डालते हैं, जो कि उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ कृषक और पशुपालक के होने के प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, पय्यमपल्ली, ये आप मैप में देख सकते हैं। अब तक जो हमने समझा उसके अनुसार व्यक्ति स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। अब दोस्तों, स्थायी जीवन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करें तो यह इस प्रकार है। बुर्जहोम, जहाँ पर एक गड्ढे में घर मिला है, उस पर जाने के लिए सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। झोपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की भी व्यवस्था थी, जो कि मौसम के अनुसार बदलती रहती थी। पत्थर के औजार मिले हैं, पॉलिश युक्त औजार मिले हैं। ओखली और मूसल का भी प्रयोग होता था, जो अनाज को पीसने में काम आता था। मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग हुआ है, जो चीज़ों को रखने और फिर बाद में खाना पकाने के लिए भी प्रयोग में लाया गया। चावल, गेहूँ और दलहन आहार का बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। लोग कपड़े बुनना सीख गए थे। कई लोग स्थायी रूप से जीविका चला रहे थे और कई लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका को बदलते रहते थे। अब दोस्तों, मेहरगढ़, जो कि ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है, के बारे में जानते हैं। प्रमाण के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालने की शुरुआत हुई और बाद में अन्य पशु भी पाले गए। यहाँ के घर चौकोर और आयताकार आकार के हैं और यहाँ मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास किया जाता था। इसलिए यहाँ की कब्रों में व्यक्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु उसके साथ ही दफन कर दी जाती, ताकि मृत्यु के बाद के जीवन में उसे कोई तकलीफ ना आए। जैसे कि एक कब्र में शव के साथ बकरी के कंकाल का भी मिलना था। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस सीरीज़ की आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो कीप वॉचिंग माय चैनल।